तो चलिए एक सेट पेपर और अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 12 अक्टूबर के पेपर को, जो कि आपका थर्ड सेट में पूछा गया था। और ये होगा मेरा आज का सेट नंबर 45। और मैं आपको बता दूं, आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम टोटल 45 डेज में कंडक्ट कराया गया था, जिसमें आपका टोटल 135 शिफ्ट में आपका पेपर कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, एक दिन में 3 शिफ्ट के हिसाब से। तो जब तक मेरा 50 सेट कंप्लीट होगा तब तक हम लोग सभी दिन का क्वेश्चन पेपर आपका कंप्लीट कर लिए रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ कुछ सेट पेपर ऐसा सॉल्व कराया है जिसमें एक ही दिन का मैंने 2 अलग अलग सेट पेपर आपको सॉल्व कराया है। ठीक है, तो यहाँ पर जिनको नहीं पता या फिर जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं, आप लोग एक बार जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना। प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा रेलवे ग्रुप डी का, जितना भी मैं प्रीवियस पेपर आपको सॉल्व कराया हूँ डेट के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, साथ में आपको अलग एग्जाम के भी पेपर मिल जाएंगे, जैसे आपका आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेई का भी प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। साथ में एसएससी के एग्जाम के भी सॉल्यूशन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ बिना किसी टाइम वेस्ट के, और बहुत जल्द हम लोग 50 सेट आपका कंप्लीट कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपको 3 पॉइंट दे रखा है, पर शीर्ष के साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कोई ट्रायंगल है, आपको 3 वर्टिसेस दे रखा है, आपसे ट्रायंगल का एरिया पूछा है, बताओ। हम लोग जानते हैं कोई भी ट्रायंगल का अगर आपके पास 3 पॉइंट दिया जाए, यानी 3 वर्टिसेस का 3 पॉइंट दिया जाए, तो हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और आपका x3 y1 माइनस y2। क्लियर? तो बस इसी फॉर्मूला का मदद हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये मैंने जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। जिस भी तरीका से रेलवे एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था मैंने वो भी सब दिखाया था। तो बस इसी फॉर्मूला की मदद से हम लोग यहाँ पर भी एरिया निकालेंगे। अब यहाँ पर अगर आप पॉइंट को भी देखोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा इसका आंसर क्या होगा। और यहाँ पर मेरा x1 पॉइंट y1 पॉइंट, x2 पॉइंट y2 पॉइंट और x3 और y3। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट से पुट कर रहा हूँ। और जी हाँ, आप आंसर जैसे सही सोच रहे हो, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो मैं करके दिखा देता हूँ फिलहाल। तो फॉर्मूला था 1/2, अंदर में क्या हो जाएगा x1, x1 मेरा क्या पॉइंट है, ए है तो ए लिख देते हैं। y2 माइनस y3 यानी ये आपका c प्लस ए माइनस बी। x2 फिर क्या हो जाएगा b यानी प्लस बी। y3 माइनस y1 यानी आपका ए प्लस बी माइनस सी हो जाएगा। और आपका x3 मतलब आपका क्या हो जाएगा, x3 मतलब c हो जाएगा। और यहाँ से आपका y1 माइनस y2 यानी b प्लस सी माइनस ए। अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर ये कट रहा है, यहाँ से b कट रहा है, यहाँ से सी कट रहा है। अब देखोगे तो यहाँ पर क्या बच गया, 1/2, यहाँ मतलब छोड़ दो, ए सी माइनस ए बी, फिर आपका प्लस बी ए, फिर आपका प्लस माइनस माइनस यानी बी सी, फिर प्लस बी सी, फिर माइनस सी ए। अब देख लो, सब काट दो, ए बी कट रहा है, बी सी कट रहा है, सी ए कट रहा है, यानी बच गया क्या, 0, 0 बाई समथिंग 0, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, और इसमें वैल्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर में, वैल्यू देके भी आपसे डायरेक्ट कोई वैल्यू देके भी आपको डायरेक्ट निकालना था। तो इसी तरीके से निकालना था, इसी फॉर्मूला की मदद से निकालना था। ठीक है, और मान लो कोई ट्रायंगल है, मान लो ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल का तीनों साइड दे दिया जाए, तब हम लोग क्या करते हैं, हीरो फॉर्मूला की मदद से निकालते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो, इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला एक कक्षा से 1/4 ने जर्मन सीखने का विकल्प चुना, शेष छात्रों में से 4/5 ने इटालियन चुना, शेष छात्रों में से 2/3, ये 2/3, ठीक है, 2/3 ने फ्रेंच और शेष ने जापानी सीखने का निर्णय किया। यदि 12 लोगों ने जापानी सीखने का निर्णय किया तो उनमें से कितने लोगों ने इटालियन को चुना है, बताओ। तो पहले आप टोटल कैंडिडेट मान लो। अब टोटल कैंडिडेट क्या मानोगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, 1/4 पहले बोला था, फिर आपको शेष में 4/5 बोला था, और फिर बचे शेष में 2/3 बोला था। तो यहाँ पर इसी का मल्टीपल में आप मानना कोई भी वैल्यू। तो 4, 5, 3 का एलसीएम मैं ले लेता हूँ, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। तो चलो मैं मान लेता हूँ क्लास में टोटल आपके 60 स्टूडेंट है। अब जैसा क्वेश्चन बोला बस वैसा सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में पहला बोला था कि 1/4 ने जर्मन सीखने का विकल्प चुना, तो 60 का 1/4 कितना हो जाएगा, 15, यानी 15 लोगों ने जर्मन सीखने का फैसला किया। क्लियर? अब क्या बोला था, शेष छात्रों में से, यानी बचे अब आपका कितने लोग, यानी 60 में से 15 लोगों ने तो जर्मन चूज कर लिया, बचे कितने, 45 लोग। 45 लोगों में से 4/5, यानी 4/5 मतलब 4/5 कितना हो जाएगा, 9, 9 जगह 36, यानी 36 लोगों ने अब आपका इटालियन चुना है। क्लियर? अब क्या बोला, फिर से शेष छात्रों में से 2/3 ने फ्रेंच।
अब आपका 36 अगर आपका इटालियन चुनेगा तो बचे फिर कितने लोग, 9 लोग। अब 9 में भी 2 तिहाई, 2 तिहाई मतलब 6 लोग। अब 6 लोगों ने फ्रेंच सीखने का निर्णय किया। अब बचे फिर उसमें से कितना, 3 लोग, यानी अब बचे 3 लोगों ने जापानी सीखने का फैसला किया, तो ये हो गया जापानी। अब क्वेश्चन में पहले से बोल रखा था कि यदि 12 लोगों ने जापानी सीखने का निर्णय किया, यानी ये 3 का वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 12, यानी कितना गुना है, 4 गुना है। आपसे पूछा था इटालियन के बारे, यानी इटालियन आपका क्या है, इटालियन, यानी इसका भी 4 गुना कर दो, यानी 36 गुना 4, 144। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी की एक टंकी 5 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 1 गहरी है, 1 मीटर की गहरी है, तो उसमें कितना लीटर पानी भरा जा सकता है, लीटर में आपसे पूछ रहा है, ठीक है, बताओ। तो वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो सबको गुना कर दो, यानी 5 3 15, यानी 15 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब आप जानते हो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, तो यहाँ पर 15 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15,000 लीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए था बस। यहाँ पर क्या बोला, एक जौहरी एक सोने की पेंडेंट बनाता है, वह उसे बनाने के लिए तांबे का 50 ग्राम का उपयोग करता है। यदि 1 केजी तांबे का कीमत 420 रुपये है, तो आभूषणों का उपयोग किए गए तांबे की कीमत क्या होगी। तो 1 केजी का दाम 420 रुपये है, यानी 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, यानी 1000 ग्राम का वैल्यू आपको दे रखा है 420 रुपये। तो 1 ग्राम का कीमत कितना होगा मुझे बताओ, यानी 420/1000, यानी थोड़ा काटना चाहो तो काट सकते हो, यानी 1 ग्राम का कीमत हो जाएगा 42/100 रुपये। आपसे पूछा था 50 ग्राम का कीमत बताओ, यानी 50 का से गुना कर दो, 50 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे ऊपर 21 बार में, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या बोला है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 45 हो जाता है, हो जाने पर सूर्य की परछाई 10 मीटर बढ़ जाती है, तो इमारत की ऊंचाई मीटर का पता लगाएं, ठीक है। यहाँ पर देखो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब आपका सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 45 हो जाती है, तो फिगर में समझो 60 डिग्री से घटकर 45 हो जा रही है, इसका मतलब पहले 60 था, अब घटकर 45 हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 60 और ये हो गया 45। क्लियर। 60 से घटकर जब 45 होता है तो सूर्य का परछाई भी 10 मीटर बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ये वाला आपको पता चल गया, ये 10 मीटर का परछाई बढ़ गया, यानी पहले कुछ रहा होगा, यानी मैं मान लेता हूं कि पहले x मीटर परछाई था, अब आपका कितना हो गया, 10 मीटर बढ़ गया। क्लियर। आपसे पूछा था इमारत की ऊंचाई बताओ क्या होगा, यानी ये वाला आपसे पूछ रहा, तो इसको मैं हाइट मान लेता हूँ। अब एच का फॉर्मूला मतलब एच का वैल्यू बताओ क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को आप जैसा चाहो फिर अब यहाँ पर वैसा बना सकते हो, आप यहाँ तो चाहो, अब यहाँ से चाहो तो रेशियो से डील कर सकते हो, या तो आपकी मर्जी है बेसिक से भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैं प्रोसेस से दिखा दे रहा हूँ, मान लो अब ट्रायंगल ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी ट्रायंगल हो गया, ये डी ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इतना करने का जरूरत नहीं है, मैं केवल इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जब चीज़ें आप समझने लगोगे तो इतना कुछ करना नहीं, डायरेक्ट आपको बना के सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं, तो आपको पता है 1060 कितना होता है, √3, यानी मैं लिख सकता हूँ 1060 p/b, p/b मतलब आपका परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है, मतलब लंबवत बटा आधार, यानी h/x इक्वल टू √3। अब देखो यहाँ पर मुझे h का वैल्यू चाहिए, मुझको h का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ x का वैल्यू निकालता हूँ, दोनों को कंपेयर करूंगा, तो यहाँ पर से मेरा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, h/√3 आ जाएगा। क्लियर है सबको। अब दूसरा ट्रायंगल का मदद लेता हूँ, ट्रायंगल ए बी डी का 45 डिग्री से मदद लेते हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, h/x + 10 हो जाएगा, और 10 45 1 होता है, यानी यहाँ से आपको h का वैल्यू निकल के आ गया, क्या सॉरी h का बोल रहा हूँ, x का वैल्यू क्या निकल के आ गया आपका h-10, ठीक है। तो h-10 मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये x का वैल्यू है। अब देखो x का वैल्यू मेरा ये आया था और यहाँ पर x का वैल्यू h-10 आया था, तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा h/√3 हो जाएगा और इक्वल टू आपका हो जाएगा h-10 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लो, 10 को इधर मैं ले जा रहा हूँ, यानी आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आपका h/√3, और ये आपका h/√3 ये आपका माइनस में होना चाहिए था, इसको मैं इधर ले गया गलती से, ठीक है, थोड़ा सा इधर ही कर लो। तो ये आपका 10 हो गया इक्वल टू, 10 को मैं इधर ही रखता हूँ, ठीक है, 10 को इधर करता हूँ, और इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा h-h/√3। अब आप देख सकते हो √3 को यहाँ से अगर आप कॉमन लोगे तो क्या नीचे नीचे में क्या ऊपर में चला जाएगा, वहाँ से आपका √3 ये वाला, मैं इसको करके दिखाता हूँ।
तो √3 अगर कॉमन लेंगे तो ऊपर पहले यहाँ ये √3 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10√3 और ऊपर में आपका क्या हो जाएगा √3h माइनस h हो जाएगा। चूंकि आप यहाँ पर h कॉमन लोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 और ये h हो जाएगा और ये आपका 10/√3 था, यानी आंसर क्या हो जाएगा 10√3 और ये वाला नीचे चला जाएगा, यानी आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 10√3 और डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो, इसको सॉल्व करना है, इसको बताओ इसका आंसर क्या होगा, किसके बराबर होगा। तो 189 डिवाइडेड बाई 135 किससे कट रहा, 9 से काटते हैं, 9 2 18 और 1 और 15 9 135। 3 से काटोगे, 3 से काटोगे तो 7 बार में और ये 3 बार में, सॉरी 15 9 ना कटता, तो ये 15 होना चाहिए ना, तो 3 से काटोगे तो ये आपका 5 बार में कट जाएगा, यानी 7/5 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। अब यहाँ पर क्या बोला, 4 कुशल मजदूर किसी तालाब को 8 दिन में खोदते हैं, जबकि इसी तालाब को खोदने में 9 प्रशिक्षु मजदूर 12 दिन लेते हैं। यदि इस कार्य को 4 कुशल और 18 प्रशिक्षुओं को लगाया जाए तो तालाब कितने दिनों में तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, M1 D1 दोनों लगा दो। यहाँ पर आपको बस कुशल मजदूर है, यहाँ पर आपका प्रशिक्षु मजदूर है। तो पहले आप यहाँ पर कंपेयर कर लो, क्योंकि आपको पता है 6 कुशल मजदूर, यानी 6 कुशल मजदूर, मैं के लिख रहा हूँ जिसे समझ आएगा, कुशल मजदूर ये लोग हैं। 6 कुशल मजदूर किसी तालाब को 8 दिन में खोद सकते हैं। सेम काम को करने के लिए 9 प्रशिक्षु, यानी P4 में प्रशिक्षु लिखता हूँ, प्रशिक्षु मजदूर 12 दिन लेते हैं काम करने में। तो यानी ये इन लोगों का काम बराबर है, तो यहाँ से दोनों को कंपेयर कर लो। यानी अगर मैं काटूँ तो 3 से आपका 3 बार में कट जाएगा, 3 से काटो 2 बार में कट जाएगा, 4 से काटूंगा 3 बार में कट जाएगा, 4 से 2 बार में कट जाएगा। यानी मैं लिख सकता हूँ 4K = 9P के बराबर होगा। यानी आप यहाँ से समझ सकते हो 4 कुशल का काम 9 प्रशिक्षु के मजदूर के बराबर होगा। समझ गए। अब आप यहाँ से, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, अगर 4 कुशल मजदूर और 18 प्रशिक्षु मजदूर अगर काम करेंगे तो तालाब को कितने दिन में खोद लेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा। अब यहाँ पर आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, चाहो तो टोटल वर्क निकाल के बना लो या फिर आपकी मर्जी है, M1 D1 दोनों को कंपेयर करके निकाल लो किसी एक फॉर्म में। तो यहाँ पर मैं टोटल वर्क ही निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ K/P का रेशियो क्या आ गया, 9/4 आ गया। यानी मैं कह सकता हूँ कि एक कुशल मजदूर 9 काम कर पाएगा और एक प्रशिक्षु मजदूर 4 काम कर पाएगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 6 कुशल मजदूर 8 दिन में काम कर सकते हैं। यानी टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा 6 गुना 8 गुना, और कितने काम कर रहे हैं 9 9 करके काम कर रहे हैं, यानी ये टोटल वर्क निकल के आ गया। आप चाहो तो टोटल वर्क यहाँ से भी निकाल सकते हो, वही टोटल वर्क आपका आएगा, कोई अलग नहीं आने वाला है। तो ये मेरा टोटल वर्क हो गया। क्वेश्चन ने पूछा था कि 4 कुशल और 18 प्रशिक्षु, तो 4 कुशल कितने काम करेंगे, 9 चौके 36 काम कर पाएंगे, यानी 36 टोटल वर्क कर पाएंगे। और यहाँ से आपका एक प्रशिक्षु मजदूर 4 काम कर पाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा था 18 प्रशिक्षु, तो 18 चौके 72, यानी ये लोग मिलके कितना काम कर पाएंगे, 6 2 8 और 7 3 10। तो ये लोग मिलके 108 काम एक दिन में कर पाएंगे। तो टोटल कितना दिन लगेगा, ये टोटल वर्क है मेरा, ध्यान दीजिएगा टोटल वर्क है। तो 9 से काटेंगे 12 बार में, 12 9 108, 4 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, 3 से काटेंगे 2 बार में, यानी 2 2 4 दिन लगेंगे टोटल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। ये भी एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है, इसको देख के बताओ इसका आंसर क्या होगा। हम लोग जानते हैं, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि अगर मान लो अगर 15 को अगर आप 3 से भाग देते हो तो आता क्या है 5 आता है कि नहीं आता 5। तो वही चीज़ जब मैं 15 को फिर 5 से जब भाग दूंगा तो ये भी तो मेरा 3 ही आएगा ना। यही चीज़ तो यहाँ पर भी यूज़ किया गया, केवल पॉइंट का खेल है आपका। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में अगर आपका देखोगे तो यहाँ पर आपका क्या है 133.24 है और 9.19 है। तो देखो पॉइंट के बाद डबल डिजिट है, पॉइंट के बाद डबल डिजिट है, यानी पॉइंट को पहले तो उड़ा दो आप। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ नहीं था तो आपका 91.9 आया था, यानी इसको भी जब आप भाग दोगे तो 14.5 आएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चरण और रजत का वेतन 5 और 4 के अनुपात में, यदि प्रत्येक का वेतन में 3000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 6 और 5 हो जाता है। तो चरण का वेतन बताओ क्या होगा। तो ये C फॉर चरण, R फॉर रजत, वेतन का अनुपात क्या है 5 और 4 है। दोनों के वेतन में 3000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 6 और 5 आ जाता है। 6 और 5 आ गया, यानी 4 से 5 हो गया, 5 से 6 हो गया, यानी यहाँ भी +1 है और यहाँ भी +1 है। और क्वेश्चन में यही बोला था प्रत्येक का वेतन में 3000,
तो यहाँ तो सब कुछ आपका पहले से सेटिस्फाई है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी एक रेशियो का वैल्यू पता चल गया 3,000 रुपये। तो आपसे पूछा था चरण का वेतन कितना है, यानी चरण का वेतन 15,000 है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है, बताओ ये सिंप्लीफिकेशन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। यानी x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, यानी अगर मैं इसको वहाँ ले जाऊँ तो ये 36 हो जाएगा। यानी x माइनस 4 ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी खत्म हो गया स्क्वायर स्क्वायर, यानी 6 माइनस 4 वहाँ चला जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 10। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला है, रवि के बैंक के खाते में 713 रुपये 39 पैसे थे। उसने अपने बैंक के खाते में 450.75 पैसे जमा किए और 5 शर्ट के लिए भुगतान करने के लिए राशि निकाली। यदि उसके खाते में शेष राशि 545.19 पैसे है तो प्रत्येक शर्ट की कीमत बताओ क्या होगा। चलो बताओ। तो देखो मेरे खाते की बात कर रहा है, ठीक है, मेरा भी नाम रवि है और मेरे ही खाते की बात कर रहा है। तो मेरे खाते में 713 रुपये 39 पैसे थे और मैंने 5 शर्ट खरीदा, ठीक है। अब देखो खाते में इतने रुपए थे और इतने रुपए मैंने डाला और फिर उसमें से शर्ट खरीदा, ओवरऑल आपके खाते में बचा कितना, यानी मेरे खाते में 545 रुपये 19 पैसे। यानी मैं डायरेक्ट से करता हूँ कि 713 रुपये 39 पैसे अगर खाते में थे पहले बिना कुछ डाले, क्योंकि ये अमाउंट को डाला नहीं गया अभी मान लो, और आपके फाइनल में बचे कितने आपके खाते में 545 रुपये 19 पैसे। यानी यहाँ से 9 से 9 जाएगा 0 और 2, 13 से 5 जाएगा 8 और 10 से 4 जाएगा 6 और 6 से 5 जाएगा 1, यानी 168 रुपये 20 पैसे मैंने खर्च कर दिए ओवरऑल। और जो मैंने पैसा नहीं डाला था वो भी आपके प्लस हो गए, यानी 450.75 और 168.20, यानी 5 और 7 2 9 8 6 5 11 4 5 1 6, यानी इतने रुपए में 5 शर्ट मैंने खुद खरीदा। तो बताओ एक शर्ट का कीमत क्या होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन का भी थोड़ा सा देखते रहना। आप जानते हो 5 से अगर आपको भाग देना है तो 5 से भाग देने के लिए क्या कर सकते हो, आइदर आप ऊपर में 2 से गुना करके पॉइंट में 0 लगा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप जानते हो 120 गुना 5 कितना होता है, 600 होता है। ये 618 है, 18 अभी भी आपके पास है, यानी 15 तो फिर 3 आपका और हो जाएगा, यानी 123 तो होगा ही होगा। ऑप्शन देखोगे तो खत्म, समझे, जरूरी नहीं है पूरा सॉल्व करने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला है कि मिशन ककतिया के तहत एक गांव में एक दिन में 6 घंटे कार्य करने वाले 38 पुरुष 12 दिन में कार्य का एक भाग कर सकते हैं। वे दिन ज्ञात करें जिनमें एक दिन में 8 घंटे कार्य करने वाले 57 पुरुष 2 गुना कार्य कर सकते हैं। मान ले कि पहले समूह के 2 पुरुष 1 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना कि दूसरे समूह के 3 पुरुष 1/2 घंटे में करते हैं। चलो अब ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए लैंग्वेज में थोड़ा हेर फेर किया गया और कुछ नहीं है। नॉर्मली क्या बोल रहा है कि कोई आपका मिशन कोई है जो मिशन ककतिया, ठीक है, ये कोई इनिशिएटिव है सरकार का, एक दिन में 6 घंटे करके कार्य कर रहा है और 38 पुरुष 12 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको पहले बोल दिया। अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है कि अगर उसी कार्य को एक दिन में 8 घंटे में करना है और 57 पुरुष के द्वारा कराया जाना है तो उसी कार्य का दोगुना काम को करने में कितना दिन लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। और प्लस क्वेश्चन का हिंट में क्या दे रखा है कि मान लो कि पहले समूह के 2 पुरुष 1 घंटा में जितना काम करेंगे, सेम काम दूसरे समूह के 3 पुरुष 1/2 घंटे में करते हैं। ये आपको हिंट के तौर पे दे रखा है। बताओ तो पहले क्या करो, पहले दोनों का वर्क को कंपेयर कर लो। सीधी सी बात है, दोनों का वर्क को कंपेयर करेंगे जब तक नहीं तब तक हमको समझ नहीं आएगा कि कौन किसके कितने बराबर है। तो यहाँ पर आपको पता है 2 पुरुष, तो पहले मैं मान लेता हूँ M1 मतलब पहले समूह के आदमी, 2 पुरुष पहले समूह के आदमी, 2 पुरुष 1 घंटा में काम कर पाते हैं और उतना ही काम आपका 3 पुरुष यानी M2 दूसरे समूह का आदमी 1/2 यानी मैं लिख सकता हूँ 3/2 घंटे में करेंगे, यानी दोनों लोगों का काम बराबर है। समझ गए। तो 2 को अगर मैं वहां भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा 4M1 = 9M2। अब आपको समझ आया, यानी पहले समूह के 4 आदमी दूसरे समूह के 9 आदमी के बराबर है। खत्म। अब यहां पर भी वही चीज मैं बोलूंगा, जैसा बनाना बनाओ, ठीक है। बट ध्यान दीजिएगा, आपको जो क्वेश्चन है पूछा है वो उसका डबल काम पूछा है,
डबल। तो यहाँ पर मैं फिर से M1 और M2 का रेशियो मतलब टोटल ले लेता हूँ, वर्क ही मैं निकाल लेता हूँ। तो M1 में M2 क्या आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा। यानी पहले समूह के आदमी 1 घंटा में 9 काम करेंगे और दूसरे समूह के आदमी 1 घंटा में केवल 4 ही काम कर पाएंगे। खत्म। तो मैं इसको हटा रहा हूँ फिलहाल। M1/M2 9/4। टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा, तो पहले बोला था 6 घंटा कार्य करते हैं और 38 पुरुष है, 12 दिन लेते हैं। तो इसका मतलब अगर एक पुरुष अगर 9-9 करके काम कर रहा है, बात समझना, 9-9 करके काम कर रहा है पहला पुरुष, ठीक है, ये चीज़ को यहाँ पर अलग करो। 9 करके काम कर रहा है और 6 घंटा काम कर रहा है और 38 पुरुष है टोटल, यानी टोटल वर्क मेरा इतना हो जाएगा। बोलो किसी को कोई परेशानी है? नहीं, ये मेरा टोटल वर्क हो गया। मगर क्वेश्चन में क्या बोला था, उसका दोगुना काम करेगा ये लोग, यानी इसका भी दोगुना काम अब करना। ये हो गया टोटल वर्क अब उन लोगों को करना है। 57 पुरुष के द्वारा 8 घंटे में काम करना एक दिन में, यानी अब आपको पता है दूसरे समूह के आदमी 4 काम कर पाते हैं 1 घंटा में, यानी 8 × 4 × 57। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है? बस सॉल्व करो। यानी वो लोग मिल के इतना काम कर पाते हैं एक दिन में। तो बस आपको बताना है टोटल काम करने में कितना दिन लगाएंगे। तो सॉल्व करो, काट छाट करो जल्दी। तो यहाँ पर देखो 19 से काटते हैं, 19 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 19 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा। फिर देखो 4 और 3 12 हो जाएगा। यहाँ पर 4 3 12 मैंने खत्म कर दिया, यहाँ से 12 मैंने खत्म कर दिया। 2 से काट लो, ये 4 खत्म हो गया। 2 से काट लो 2 हो जाएगा, 2 से काट लो 3 हो जाएगा, यानी 9 3 27, 27 दिन लगेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए, 18 सेब का लागत मूल्य 16 सेब के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, बताओ। अच्छा, 4 9 8 1/12, मतलब 1/8 कितना था, 12.5% का लाभ है। यानी 18 CP = 16 SP के बराबर है। यानी CP और SP का रेशियो क्या निकल के आ गया, 16/18 निकल के आ गया। यानी आप कह सकते हो सेव का दाम 8 रुपये था और बेचा जा रहा है 9 रुपये में। कितने का फायदा हो रहा है, 1 का फायदा हो रहा है। तो किस में काउंट करोगे, CP में काउंट करोगे। 1/8 क्या होता है, 1/8 इज नथिंग, ओनली 12.5%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अनीस अपने बेटे का 3 गुना बड़ा है और उनकी आयु का योग 48 वर्ष है। अनीस का आयु बताओ क्या होगा। तो ये रहा अनीस और ये रहा उसका बेटा। अपना बेटा का वो 3 गुना है, दोनों का सम कितना हो गया, 4 4 रेशियो का मतलब 48 है। तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 12 साल के बराबर हो जाएगा 1 रेशियो का मतलब। अनीस का पूछा था तो 12 तिया 36, 36 साल का, उसका लड़का 12 साल का यानी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या बोला, एक परीक्षा में 5 अंक हर सही उत्तर के लिए दिए जाते हैं और 2 प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक मतलब -2, ठीक है, -2 प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक दिए जाते हैं। राकेश ने सभी सवालों का जवाब दिया और 30 अंक प्राप्त किए। हालांकि उसने 10 सही उत्तर दिए, मतलब हालांकि उसे 10 सही उत्तर मिले, उसने कितने गलत उत्तरों का चयन किया था। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन आप बना लोगे क्योंकि ये आपका ही लाइफ से अभी बिलोंग कर रहा है। फिलहाल कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तो सही करने से 5 मार्क्स मिल रहा है और गलत करने से नेगेटिव मार्किंग -2 है। अब आपको पता है अगर टोटल आपका बोल रहा क्वेश्चन में वो पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद 30 मार्क्स उसको नेट मिला है। ठीक है, नेट उसको 30 मार्क्स मिला है, जिसमें से आपको ये भी बता दिया प्लस कि वो 10 गो सही क्वेश्चन का आंसर देता। तो 10 सही क्वेश्चन का अगर आंसर देगा तो एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स, तो टोटल तो उसको 50 मार्क्स मिलना चाहिए था। यानी नेगेटिव में वो 20 मार्क्स खा के बैठ गया। और यही चीज़ मैं बोलता हूँ कि नेगेटिव आप लोग कम से कम मत करना, ठीक है। तो 20 मार्क्स अगर वो नेगेटिव कर रहा है और एक क्वेश्चन का नेगेटिव 2 मार्क्स से कट रहा है, तो इसका मतलब वो गलत कितना किया था, 10 क्वेश्चन गलत किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। जितना आता है उतना ही करो, रिस्क मत लो। रिस्क 50-50% में लिया जाता है, सब में नहीं लिया था। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या बोला, एक्स और वाई 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया, क्रमश 4.51 और 2.48 के रूप में लिखा जाते हैं। तो एक्स प्लस वाई का मान ऊपरी सीमा क्या है, यानी एक्स और वाई का वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले तो आपको एक्स और वाई का वैल्यू दे रखा है, समझना ये वाला क्वेश्चन। एक्स का वैल्यू दे रखा है 4.51 और यहाँ वाई का वैल्यू दे रखा है 2.48। आपसे एक्स प्लस वाई का वैल्यू पूछ रहा है। अब ध्यान से समझना मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। आप जानते हो अगर ये मेरा पॉइंट के बाद डबल डिजिट है और पॉइंट के बाद डबल डिजिट है दोनों में, अगर मैं केवल पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, सिंगल डिजिट को अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4.5 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, 1 है और 1 क्या है, 5 से छोटा है, यानी अप्रॉक्स आपका 4.5 ही होगा। बट y का वैल्यू अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू यहाँ पर क्या है, 8 है, और 8 क्या है, 5 से ज़्यादा है, यानी अप्रॉक्स में आप जानते हो एक वैल्यू आप बढ़ाओगे, 5 से अगर कम रहा तो नहीं बढ़ाओगे, अगर वैल्यू ज़्यादा रहा तो 1 बढ़ाओगे, यानी 2.4 ना होकर क्या हो गया, अप्रॉक्स में 2.5 हो गया। तो इसी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 10 4 2 6 1 7, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर, समझ आया? जैसे कि अगर आपको कोई दे देता है एक्स का वैल्यू मान लो आपका 4.7829, अब मैं बोलता हूँ पॉइंट के बाद 4 डिजिट मैंने दे रखा था, अगर मैं बोलता हूँ कि पॉइंट के बाद केवल 3 डिजिट तक वैल्यू लिखो तो आप क्या लिखोगे, 4.78। अब देखो ये 2 के बाद क्या है, 9, 5 से बड़ा है, यानी आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन है। निम्नलिखित बार ग्राफ एबीसी संस्था द्वारा पिछले 5 वर्ष के दौरान राष्ट्र स्तर का प्रवेश परीक्षा का परिणामों के बारे में जानकारी दर्शाता है। जैसे कि देख सकते हो नंबर ऑफ रैंकर 2012, 13, 14, 15, 16 में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, वर्ष 2014 में एबीसी संस्था ने कितने रैंक प्राप्त किए थे। तो एबीसी संस्था देखो 2014 में, तो 2014 आपका यहाँ रहा, ये रहा, और 2014 में कितना रैंक आपका रैंकर थे, वहाँ पर 10 रैंकर थे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। तो केवल आपको पढ़ा रहा था ये डीआई में, तो कुछ था ही नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर दो। निम्नलिखित पाई आरेख चमड़े के उत्पादों का निर्माण करने वाली कंपनी एबीसी का राजस्व प्रदर्शित करता है। वर्ष 2015 के लिए कंपनी का कुल राजस्व, ठीक है, कुल राजस्व आपका दे रखा है 36,28,000, ठीक है, आपसे पूछ रहा है, ठीक है, सॉरी, ये आपका टोटल आपको दे रखा है 36,38, मतलब 36,28,000 का पूरा टोटल राजस्व है, यानी पूरा जो इनकम हुआ वो पूरा मतलब उसका ये हुआ रेवेन्यू, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो सबका दे रखा है बेल्ट, शू, बैग, बेल्ट, जैकेट, अदर लेदर आइटम। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वर्ष 2015 में जैकेटों की बिक्री का कितना राजस्व अर्जित हुआ, रेवेन्यू जनरेट हुआ, बताओ। तो जैकेट का देखोगे 10%, तो 10% मतलब 10% निकाल लो इसका, तो इसका 10% की बात कर रहा तो 1 0 बस खत्म कर दो, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 55 डिग्री है तो दूसरे न्यून कोण का मान क्या होगा। ये रहा कोई राइट एंगल ट्रायंगल जिसका आपको बोल रखा है कि एक एंगल 55 डिग्री का है, यानी ये 55 डिग्री का है, तो ये बताओ कितना का है। तो ये अगर 90 डिग्री है, ये 55 है, तो ये बचा कितना, 35 डिग्री ही बचा। सीधी सी बात है, 180 का सम होता है, तो बस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और न्यून कोण मतलब क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब क्या है, 90 डिग्री से कम वाले एंगल को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, और 90 डिग्री से ज़्यादा वाले एंगल को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, ठीक है, ऑब्ट्यूस। यहाँ पर क्या बोला, एक नियमित अष्टभुज के आंतरिक कोणों और एक नियमित क्या लिखा, द्वदशभुज के आंतरिक कोणों का माप का अनुपात कितना होगा। यानी क्या बोल रहा है, कोई रेगुलर पॉलीगोन है, ठीक है, कोई रेगुलर पॉलीगोन है, बोल रहा है कि एक ऑक्टागोन है, ठीक है, एक रेगुलर पॉलीगोन ऑक्टागोन है, और एक आपका द्वदशभुज जिसको हम लोग बोलते हैं डोडिकैगोन, ठीक है, के आंतरिक कोणों का रेशियो पूछ रहा है, यानी उनका इंटीरियर एंगल का रेशियो पूछ रहा है। एक ऑक्टागोन है और एक आपका डोडिकैगोन है, उन दोनों का आपसे रेशियो पूछ रहा है इंटीरियर एंगल का। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ऑक्टागोन का 8 साइड होता है, ठीक है, और डोडेकेगोन का कितना होता है आपका, 12 होता है साइड। तो बस उसका इंटीरियर एंगल का रेशियो निकालो। अब आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है कितना, ये भी पता होना चाहिए। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 पाई होता है। बट आपसे सम नहीं पूछ रहा, सम का रेशियो नहीं पूछ रहा है, आपसे वो एक इंटीरियर एंगल का रेशियो पूछ रहा है, यानी n से डिवाइड कर दो, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा फिर से n-2 पाई बाई n हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल कर दो। अब ये मेरा ऑक्टागोन का साइड मैंने कितना बताया, 8 बताया, यानी 8 से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, 6/8 हो जाएगा, और इसका साइड 12 होता है, 12 से 2 जाएगा 10 हो जाएगा, 10/12, यानी 12 6 72, और 10 गुना 8 80, यानी 72/80। 8 से काटोगे 9 बार में, यानी आपका 9/10, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। और देख लो मैं जैसे बताता हूँ कि देखो ऐसी तरीके का अलजेब्रा क्वेश्चन आपके बनते हैं रेलवे एग्जाम में, कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पर आपको पावर में क्या है, a/4 + 1/a/4 है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब देखो इसको मैं डायरेक्ट करके, देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कैसे होता है, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन को डायरेक्ट बताता हूँ, तो कुछ लोग का कमेंट आता है कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ, प्लस माइनस। यहाँ पर माइनस है, अगर मैं स्क्वायर के फॉर्म में ले जाऊँगा तो माइनस से क्या होगा, प्लस, यानी 6 का स्क्वायर 36, और माइनस है तो प्लस करेंगे, यानी 36 + 2 कर देंगे। यही चीज़ मैं बोलता हूँ तो समझ नहीं आता। तो देखो यहाँ पर नॉर्मली समझो यार, दोनों को अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, दोनों जगह स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a²
प्लस 1/a² प्लस 2 × a × 1/a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस होगा इधर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर है, और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। देखो a से a तो कैंसिल हो गया। अब यही जो चीज़ माइनस में है ना, ये प्लस में चल रहा था, यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, माइनस में प्लस होता है, प्लस में माइनस होता है, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। तो और कुछ नहीं, तो बस आपको पता चल गया a² 1/a² का वैल्यू अब आपका 38 हो गया। अब एक बार और स्क्वायर कर दो, पावर 4 में चले जाएंगे हम लोग। अब यहाँ पर भी क्या होगा, उसी तरीके से ध्यान से देखो, प्लस में आपका क्या आएगा 2 × a² / 1/a², यानी ये कैंसिल हो जाएगा। यानी अब की बार 38 का स्क्वायर करेंगे और 2 माइनस कर देंगे। 38 का स्क्वायर क्या होता है 1444 होता है, 2 माइनस कर देंगे यानी 1442 हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये होता है इतना इसका पीछे का ये प्लस माइनस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी भिन्न बताओ कौन सा है। तो 1/8 मतलब क्या होता है 0.125 होता है, जानते हो ना। 2/12 यानी 1/6, 1/6 क्या होता है 1.1667, ऐसी तरीके से होता है, मतलब 0.16 आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल क्या बोला 3/16, 3/16 फिर से यहाँ पर पॉइंट लग गया 30/16, यानी एक बार में जाएगा 16 तो 32, यानी 2 बार में नहीं जा पाएगा, यानी 0.1 ही जाएगा। ठीक है, 30, 16, 14, यानी अभी भी करीब करीब 0.18 ही जब तक जाएगा। 4/20 मतलब क्या होता है 1/5 होता है, 1/5 मतलब हम लोग जानते हैं 0.2 होता है। अब बताओ सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है 4/20, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब आप इतना, अब देखो कुछ लोग नॉर्मल अब बताते हैं कि एलसीएम, अब आपको समझ नहीं आ रहा है तो एलसीएम ले लो नीचे का चारों नंबर का और फिर चारों नंबर में गुना करो। तो इतना करके क्या फ़ायदा, अब इतना छोटा छोटा वैल्यू को अगर आप वैल्यू नहीं समझोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इतना करोगे तो समय लगेगा ही। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा माइंड में भी प्रेशर दो, अपना हाथ को ज़्यादा जलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में क्या बोला, यदि शाम 2.5 kg अपने घर का बना जाम 78 रुपये 60 पैसे में बेचता है तो जाम का 5.5 kg का लागत क्या है। चलो 2.5 kg का दाम कितना बता रहा है 78.60 पैसा, यानी मैं कह सकता हूँ 2.5 kg का अगर प्राइस 78.6 है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ होगा, तो 1 kg का दाम कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। आपसे पूछा था 5.5 का, ये तो इसको सॉल्व करना है। देखो थोड़ा देर के लिए पॉइंट को आप हटा दो, इग्नोर मारो। ठीक है, पॉइंट को अगर आप इग्नोर मारना तो मार दो, नहीं भी मारोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट अगर मैं यहाँ से हटा रहा हूँ तो 5 से काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, और सॉरी 5 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, 25 और 5 से काटेंगे तो ये 11 बार में कट जाएगा ना। अब 11 से गुना करना तो आप बहुत आसानी से जानते होंगे, बहुत तरीका होता है 11 से गुना करने का। 6 का 6 लिखेंगे, 8 6 14, फिर 8 7 15, 1 16, 7 1 8, यानी 8646 डिवाइडेड बाई 5। अब 5 से डिवाइड करना कैसे करोगे, 2 से ऊपर नीचे गुना कर दो, पॉइंट लगा दो, चपका दो, बट ध्यान देना थोड़ा पॉइंट को ऊपर नीचे कर लेना, या फिर जैसा मर्जी गुना करना करो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 17 5 85, 1 और 4 यानी 7 5 2 10 और 4 6 यानी 9 5 45 और 2 यानी 172.2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या बोला 8% प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष 6 महीने के लिए 15,625 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक के रूप में संयोजित किया जाता है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखो 8% प्रति वर्ष के दर से बोल रहा है, और 1 साल 6 महीना, 1 साल 6 महीना समझते हो 3/2 साल, और काउंटिंग क्या कौन बोल रहा है आपको हाफ ईयरली से काउंटिंग, मतलब अर्धवार्षिक के तौर पर आपको काउंट करना है। तो आप जानते हो अगर अर्धवार्षिक के तौर पे काउंट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, समय को डबल करते हैं और रेट को आधा कर देते हैं। यानी समय को जब आप डबल करोगे तो क्या हो जाएगा, यानी 3 साल हो गया, और रेट क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, यानी 4% का रेट जोड़ दो 3 साल के लिए, बस हो जाएगा। 4% का रेट जोड़ दो 3 साल के लिए। अब आपको मैं ये भी बता चुका हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियो में कि आप अगर डायरेक्ट वैल्यू याद रखते हो तो आपका ही हेल्प होगा। अब ये सब इतना पॉपुलर वैल्यू है कि मैं क्या बताऊँ आपको, आप एक बार खुद जाकर देखना, मैं जो भी पॉपुलर वैल्यू है वो आपको 3 साल तक कम से कम आपको बता चुका हूँ, याद कर लो, वरना निकालने का आप निकाल भी सकते हो। कितना हो जाएगा 4% से 3 साल के लिए, तो 4 4 4, वही आप सक्सेसिव से ही निकालते हैं हम लोग, 4 4 4 यानी 12 हो गया, 4 4 16 16 16 16 16 मतलब 16 3 48 48/100, और प्लस 4 4 16 16 पर 64 यानी 64/1000 मतलब 10,000 हो जाएगा, मतलब 10,000। ठीक है, तो 0.64 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना था आपको, 10,000 हो जाएगा, ये 10,000 होगा।
तो यही चीज़ को तो ऐड करना था, यानी मैं कह सकता हूँ 4% का रेट से जब 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 3 साल के लिए काउंट करते हो ना, तो आएगा आपका क्या 12.4864%। बात समझ गए, ये 3 साल का परसेंटेज होगा पूरा ब्याज दर। तो ये हो गया राशि। अब ये राशि का निकाल दो 12.4864%। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1951 रुपये। पूरा देखो एग्जैक्ट, अगर यहाँ पर देखोगे तो 1950 है। हालांकि यहाँ पर 12.48 ही हम लोग ज़्यादातर कंसिडर करते हैं, मगर वैल्यू इतना आपको सामने सामने दे दिया है कि हमको 64 भी लेना पड़ रहा है। तो यहाँ से करोगे तो पूरा 1951 रुपया पूरा आ जाएगा। क्लियर? आप इसको मेरे ख्याल से इसको आप क्या कर सकते थे, आप इसको रेशियो से भी बना सकते थे, क्योंकि 4% का रेशियो का क्या होता है, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होता है, यानी 25 का 26 हो जा रहा है। 25 का 26 हो जा रहा है, बहुत बड़ा हो जाएगा। ये 4% का रेट से क्या होता है 1/25, यानी 25 का 26 हो रहा है। 3 साल तक फिर 25 का क्यूबिक करोगे तो इसको आप इसके साथ इक्वल करोगे तो भी आ ही जाएगा, बट कैलकुलेशन बहुत लेंदी कर देगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। ए बी से 3 साल बड़ा है और सी की आयु बी की दुगुनी है। ए की आयु क्या है यदि ए बी सी की उम्र योग 35 है? तो चलो ए बी सी क्या बोला था, ए बी से 3 साल बड़ा है और सी की आयु बी की से दुगुनी है। सी की आयु बी से दुगुनी है, यानी अगर ये एक्स है तो ये क्या होगा 2x होगा। सी की आयु बी की दुगनी है, ठीक है, बी की दुगनी है। और फिर क्या बोला था, ए बी से 3 साल बड़ा है। ए बी से 3 साल बड़ा है, यानी x+3 हो जाएगा। तीनों का सम दे रखा है कितना 35, यानी x यानी कितना होगा 2x 3x 4x 4x 3 है तो चलो 3 ही है, तो 3 को 35 से घटा देंगे यानी 32 हो गया, यानी x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 8। x का वैल्यू 8 है, तो आपसे पूछा था किसका उम्र पूछा था, यदि ए का उम्र पूछा था ना, यानी x+3 यानी 8+3 11, यानी 11 साल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। शायद ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्या? हाँ, ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग मुझे होमवर्क बताइएगा, ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, फिर से आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मेरा आज का ये भी सेट खत्म होता है। टोटल 26 से 27 क्वेश्चन थे, मैंने जो कंप्लीट करा दिया। तो बस इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और बहुत जल्द हम लोग 50 सेट तक कंप्लीट करवाने मतलब खत्म करने वाले हैं। उसके बाद तो मुझे नहीं लगता है कि आगे मैं फिर इसको लेके आगे जाऊंगा। अब तो उसके बाद रैंडमली क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है फिर से मैं उसी को आपको पार्शली करके अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन कराऊंगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आरआरबी एएलपी, आरआरबी जेई का क्वेश्चन पेपर है, एसएससी के भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है। मैं बता चुका हूँ कि वो सब का भी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के लिए आपको चीज़ें की कम मतलब प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन का कमी नहीं होना चाहिए, इतना मैं बता रहा हूँ। बस करो जो भी है प्रैक्टिस करो बढ़िया से। अभी तक आप आरआरबी ग्रुप डी का ही प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा अलग अलग एग्जाम का भी प्रैक्टिस करो जिससे आपका अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक है। और काफ़ी समय हो चुका है, प्रैक्टिस करो, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, बार बार जितना प्रैक्टिस करो कि पेपर जब भी हो आपका एक सीट फिक्स हो जाए, ठीक है। बस यही चीज़ मैं बोलता हूँ, हर सभी लोगों से बोलता हूँ। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ होगा, इसलिए ज़्यादा आप उसको हल्का में मत लीजिए। आप अपने तरफ से पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाइए, ठीक है। चलिए आपस में वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं फ्रेंड। और सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रख सकूँ। वैसे भी आपकी मर्जी, आप करो या ना करो, मैं तो अपना तरफ से पूरा 100% लगाता हूँ, वो आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फ्रेंड के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।